नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और सबसे पहले हम बात करेंगे हंगामे के आसार, मान मनुहार। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें कई राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे। बैठक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बुलाई गई। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, बीजेडी और कई अन्य दल के नेता शामिल हुए। सोमवार से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों को विचार के लिए सूचीबद्ध किया है, जबकि विपक्ष मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के मुद्दों पर चर्चा चाहता है। वहीं विपक्ष अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर भी चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे संसद में अडानी का मुद्दा उठाएंगे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच करवाने की मांग भी की है। तो अब संसद का जो सत्र है वो काफी इस बार हंगामेदार होने की उम्मीद है। उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। हाँ अखिलेश जी, अब संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कई दलों के नेता आज शामिल हुए। विपक्ष जहां कई अडानी से लेकर जेपीसी की मांग और कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष 16 विधेयक जिसमें वक्फ विधेयक भी शामिल है, उसको इस शीतकालीन सत्र में पास कराने की तैयारी में है। क्या कहेंगे आप? संसद के शीतकालीन सत्र को शांतिपूर्वक आयोजित कराने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आज सर्वदलीय बैठक रखी गई थी। 11 बजे संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं से बात की और चर्चा में कहा कि सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण और शांत माहौल में संसद का शीतकालीन सत्र चले और संसद के दोनों सदनों में यानी राज्यसभा और लोकसभा में मुद्दों पर चर्चा हो, बिलों पर चर्चा हो। सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। इस दौरान सरकार के तरफ से विपक्ष को बताया गया कि करीब वो ऐसे 30 राजनीतिक मुद्दे हैं जिसमें है 30 ऐसे मुद्दे हैं छोटे बड़े, जिसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इस समय राजनीतिक दलों की बात की जाए तो करीब 42 विपक्षी नेता राजनीतिक दलों के शामिल हुए थे और जिनको लेकर इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा की गई। और चर्चा में कहा गया, किरण रिजिजू की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से बताया गया कि वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से शीतकालीन सत्र चले और उसमें अच्छे तरीके से राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चर्चा हो। सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन वहीं सरकार के साथ साथ विपक्ष ने कहा कि वो इन मुद्दों पर, जैसे ही वो वक्फ बोर्ड बिल पर भी चर्चा कराना चाहता है, अडानी के मामले में भी चर्चा कराना चाहता है, वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में भी चर्चा करना चाहता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहा गया कि वो इन मुद्दों पर चर्चा कराना चाहता है। वो भी जो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई विपक्ष की तरफ से शामिल हुए थे, उनके तरफ से प्रदूषण का भी मुद्दा उठाया गया कि जिस पर भी वो चर्चा कराना चाहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय ज्वलंत बने हैं, चाहे वो एक मुद्दा हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हो या वक्फ बिल का मुद्दा हो, प्रदूषण का मुद्दा हो। इन तमाम मामलों को लेकर विपक्ष एक सहमति से कहा कि उसने केंद्र सरकार से कि वो शीतकालीन के सत्र के दौरान दोनों सदनों में चर्चा चाहते हैं। हालांकि सरकार ने चर्चा कराने की हामी भरी है। अब ये देखना होगा कि संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो पाती है या फिर इस सदन की दोनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ जाती है या फिर विपक्ष वॉकआउट करता है और संसदीय चर्चा होने में निश्चित रूप से। अखिलेश जी से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है शीतकालीन सत्र से पहले। ये सर्वदलीय बैठक और ये संसद का जो शीतकालीन सत्र है काफी हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें अडानी मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा हो सकता है। और अब हम बात करेंगे कुंदरकी को लेकर रोष, गंभीर आरोप।
दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उनके समर्थकों को बूथों पर जाने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने कुंदरकी सीट के अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वीडियो देखा है। सुबह सुबह जब वो निकले वोट डालने तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर जो व्यवहार किया है, उनकी नीयत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर ना रहे। इसलिए जानबूझ के प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने निर्देश पर सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया और वो जाते उससे पहले उन्हें रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे। इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने, वो भी निर्देश पर, सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? यह बड़ा गंभीर विषय है। पुलिस प्रशासन। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संदीप, उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। बीजेपी ने 7 जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर विजय हासिल की है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने चुनाव के बाद बड़ा हमला बोला है सरकार पर। उन्होंने पुलिस पर और जो चुनाव में जो तंत्र काम कर रहा था उस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो वोटर थे, उनको वोट डालने नहीं दिया गया और एजेंटों को, जो बूथ एजेंट थे, उनको वहां से हटा दिया गया। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। संदीप, देखिए, कहा जा सकता है मानस जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं इस समय अखिलेश यादव, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए खड़े कर दिए क्योंकि जिस तरीके से 9 सीटों पे चुनाव था और 9 सीटों में 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी के खेमे पे पहुंची हैं, तो ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि प्रशासन इस बार जो है चुनाव लड़ रहा था। कहीं ना कहीं जो पुलिस की गुंडागर्दी है, जो वीडियो वायरल हुए हैं, उन सबसे सवाल खड़े किए हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरीके से इस बार जो है धांधली की गई है। साफ तौर पर उन्होंने जो कुंदरकी सीट थी उस सीट को लेकर के सवाल जवाब खड़े किए हैं और ये भी कहा है कि आने वाले 2027 में वहां से हमारा प्रत्याशी लगभग 1 लाख वोटों से जीतता हुआ नजर आएगा। तो तमाम तरीके की चीजों को लेकर के अखिलेश यादव ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो कई सवाल खड़े किए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी जाहिर किया है कि इस बार जो है कि चुनाव जो इस तरीके से हुए हैं, पुलिस प्रशासन महकमे को लेकर के उन्होंने घेरने का प्रयास किया है और ये भी कहा है कि चुनाव आयोग से लगातार हम लोग शिकायतें कर रहे हैं और इसकी भी शिकायत जो है वो चुनाव आयोग से करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो उपचुनाव के नतीजों के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पुलिस तंत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया और हमारे जो बूथ अध्यक्ष थे उनको बूथ से पुलिस ने हटा दिया। और अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव में फर्जी वोट डाले जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए चुनाव आयोग कोई सख्त कदम नहीं उठाता, तब तक बीएसपी देश में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में 237 उम्मीदवार उतारे थे, जो राज्य विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीदवार थे, लेकिन एक भी सीट जीतने में बसपा असफल रही। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी हुए उपचुनाव में बीएसपी अपना खाता नहीं खोल सकी है। यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 सीटों पर बीएसपी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि 2 सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी
कांसीराम और AIMIM के उम्मीदवारों से भी नीचे यानी कि 5वें पायदान पर पहुंचते नजर आए। तो वैसे तो मीडिया को मैं ये अवगत कराना चाहती हूँ कि यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार जो वोट पड़े हैं और उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं, तो उसको लेकर अब ये आम चर्चा है। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे, और अब तो EVM के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं, बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है। और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यहाँ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपचुनाव के अलावा महाराष्ट्र चुनाव पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग, उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग शुरू हो गई है और फर्जी वोटिंग के लिए जब तक कोई तंत्र नहीं बन जाता तब तक बहुजन समाज पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शन से हमेशा दूरी बना के रखती है। इस बार बाई इलेक्शन में भी मायावती ने हाथ आजमाया था, लेकिन हश्र सबके सामने है। संदीप, बिल्कुल, देखिए मनोज, जिस तरीके से इस बार बीएसपी का जो वोट बैंक था तो कहीं ना कहीं साफ नहीं आया। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार ही नहीं, जब तक इस तंत्र में फर्जी वोटों का तंत्र नहीं खत्म होता है तब तक जो है किसी प्रकार के बाई इलेक्शन में बीएसपी जो है चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आएगी। साफ तौर पे उन्होंने यह ऐलान किया है कि हम बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ना कि चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर कहीं चुनाव होता है तो वहां पे चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने EVM पर सवाल उठाया है, इससे पहले जो बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग होती थी वहां पर उन्होंने सवाल उठाया था कि फर्जी बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, लेकिन अब साफ तौर पे EVM पे सवाल उठाती हुई बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आ रही हैं। और इसी सच की अगर बात करते हैं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पे इशारा करते हुए कहा है कि किसी प्रकार के बाई इलेक्शन में चुनाव बसपा नहीं लड़ेगी और देश में कहीं भी चुनाव अगर होता है तो बाई इलेक्शन लड़ते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि जब तक उन्होंने साफ तौर पे इस तंत्र की बात की है, इस चुनाव आयोग की बात की है कि चुनाव आयोग जब तक निष्पक्ष नहीं होता है। जी निश्चित रूप से संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मायावती ने साफ तौर पर कहा कि अब बीएसपी बाई इलेक्शन नहीं लड़ेगी। फर्जी वोटिंग का उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा फर्जी वोट डाले जा रहे हैं और जब तक कोई तंत्र ऐसा विकसित नहीं हो जाता जो फर्जी वोटों पर रोक लगा सके तब तक बाई इलेक्शन बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ेगी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुरक्षा सवाल सर्वे पर बवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुरक्षा सवाल सर्वे पर बवाल। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान पुलिस बल पर पथराव किया गया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वेक्षण हो रहा है। रविवार को सुबह सर्वेक्षण करने के लिए सर्वे टीम जब मस्जिद पहुंची तो मस्जिद के बाहर के इलाकों में पुलिस फोर्स पर पथराव शुरू हो गया।
डीएम, एसपी और 5 थानों की पुलिस, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मस्जिद में सर्वेक्षण शुरू हुआ। सुबह 7:30 बजे ये सर्वेक्षण शुरू हुआ। दरअसल संभल की एक कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद मस्जिद में सर्वे के दौरान वीडियो और फोटोग्राफी का आदेश दिया था। हिंदू याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि ये मूल रूप से हिंदू आस्था के लिए महत्वपूर्ण एक प्राचीन मंदिर है और सर्वे शुरू होता उससे पहले ही बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई और इस दौरान भीड़ के द्वारा पथराव किया गया और पथराव के बीच छतों से गोलीबारी की भी खबर सामने आई, जिसमें अभी तक जो पुष्टि हुई है उसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। 3 लोगों ने पुलिस की पार्टी पर फायर भी किया पब्लिक में से, पुलिस ने उसका जवाबी कार्रवाई भी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ही समय में शांति। गाड़ियाँ किसकी हैं? जो 3-4 गाड़ियाँ यहाँ पर बाइक हैं और कुछ कार हैं वो जलती हुई दिखाई। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जिन लोगों ने इकट्ठे होके पुलिस के ऊपर फायर किया है और पुलिस के ऊपर पथराव किया है, उन लोगों ने जो पुलिस के दरोगा हैं जिसके ऊपर पुलिस लिखी हुई गाड़ी है उसको जलाया है और इनकी अपनी गाड़ियाँ यहाँ से 10-15 मीटर दूर खड़ी हैं। उनमें से किसी भी गाड़ी में कोई भी गाड़ी हताहत नहीं है। इन लोगों ने क्लियरली एक डेडिकेटेड तरीके से सर्वे ना कंडक्ट कर पाए, उसके लिए इन्होंने प्रयास किया है। सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गया है और मैं अब उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था वो भी मेंटेन होगी और किसी प्रकार का कोई जख्मी भी हुआ है पुलिस के कई सारे लोग हैं। मेरे खुद के गनर हैं, मेरे खुद के पाँव में चोट आई है। सर कितने लोगों को हिरासत में लिया गया अब तक? करीबन 1 दर्जन लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं और सबका मेडिकल कराया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। इनको सर्वे संपन्न होने से पहले 9:15 बजे कुछ पत्थर आए, लेकिन उसके बाद पत्थरबाजी बंद हो गई। फिर जब सर्वे कंप्लीट हो गया, ऊपर से अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद फिर पुनः पत्थरबाजी शुरू हुई और अब वर्तमान में पूरी तरह से। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, अब इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ऐसी अपनी घटना हो जाएगी? इसका अंदाजा नहीं था। पुलिस फोर्स पूरा डिप्लॉयमेंट था और यहाँ तक हमने सबको रोक दिया है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। रईस, संभल में आज सर्वे के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला और तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, बड़ा पथराव हुआ है, हंगामा हुआ है। इस बीच 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। अब तक क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, अगर इस प्रकार की अगर बात की जाए अपडेट की, तो इस प्रकार शांति व्यवस्था बिल्कुल कायम है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। IG और DIG के साथ साथ SP और DM साहब भी मौके पर हैं और डेरा डाले हुए हैं। शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। लेकिन अब तक अगर अपडेट की बात की जाए तो अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अभी अन्य की हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी बताया जाता है कि कुछ न कुछ और भी मामला निकल के आएगा सामने, क्योंकि कई लोग इसमें गोली लगने की बात हुई है, चोट लगने की बात हुई है, तो कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, कई पुलिस कर्मी घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ SP साहब भी इसमें घायल हुए हैं, उनकी भी चोटें आई हैं, साथ ही उनकी चोट आई है। एक इतना बड़ा मामला हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो है अगर बात की है LIO की, तो LIO विभाग कहीं ना कहीं इसमें नाकाम साबित हुआ है। LIO की लापरवाही इसमें सामने आई है, क्योंकि इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं LIO को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन LIO की इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। तो कहीं ना कहीं LIO पर इसका सवाल खड़ा होता है कि ऐसे इंस्पेक्टर LIO को जनपद संभल में तैनात होना नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं LIO इंस्पेक्टर की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि ये मामला सुबह तड़के का है, क्योंकि शाही जुमा मस्जिद का जो दावा था, क्योंकि पुनः एक बार जो है फिर सर्वे के लिए टीम पहुंची थी और मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना था कि सुबह जैसे ही टीम पहुंची थी तो ना ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस बारे में कुछ जानकारी थी कि आज सर्वे की टीम आएगी और ना ही पुलिस द्वारा कोई उन्हें सूचना दी गई थी। सुबह जब वो लोग नमाज पढ़े निकल रहे थे तो यहाँ पर पुलिस बल तैनात था। वहाँ पर पुलिस बल पहले से तैनात चल रहा था, क्योंकि जुमा की नमाज अदा की गई थी, तो पुलिस बल तो पहले से तैनात था। लेकिन वो लोग मुस्लिम समुदाय के लोग समझे कि पुलिस पहले से तैनात है, तो उन्होंने इस मामला जाना नहीं। जब सर्वे की टीम मस्जिद में अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने पूछा भाई आप लोग कैसे जा रहे हो, क्या है? तो उन्होंने कहा हम सर्वे करने आए, सर्वे के आधार पर जा रहा। तो उन्होंने सर्वे तो हो चुका है, 19 तारीख के लिए सर्वे हुआ था, तो आप पुनः सर्वे कैसे हो सकता है? आप किसके आधार पर आए हैं? तो उन्होंने कहा कोर्ट के आदेश पर आए। तो उन्होंने कहा कोर्ट तो हमारे में है, ऐसा कुछ आदेश दिए नहीं कोर्ट ने हमारे पर लिखे पड़ी में, और ना ही पुलिस द्वारा या ना ही उच्च अधिकारी द्वारा हमें बताया गया है कि कोई आज सर्वे होना है।
तो सबसे बड़ी बात यह है कहीं ना कहीं जो पुलिस की इसमें लापरवाही रही है, प्रशासन की भी लापरवाही रही है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों को नहीं बताया गया था कि जो है आज सर्वे होना है। अगर शायद लोगों मुस्लिम समुदाय के लोगों को पता होती कि सर्वे होना है तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और इसी बात को लेकर थोड़ी सी विवाद पैदा हुआ, विवाद इतना बढ़ गया धीरे धीरे करके कि पथराव होने लगा और पुलिस पार्टी की तरफ से पथराव हुआ तो पुलिस पार्टी ने हवाई फायरिंग की, गोलियां चलाई, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले छोड़े। तो गुस्साई भीड़ ने जो है पुलिस की कई गाड़ी में आग भी लगा दी गई है और कई पुलिस निश्चित रूप से रईस, ये बड़ा मामला हो गया और लोकल इंटेलिजेंस LIU की निश्चित रूप से इसमें फेलियर है कि इतनी भीड़ ये अचानक एकत्रित हुई। ये पहले से इनकी तैयारी थी क्या, और जिस तरीके से ये भीड़ एकत्रित हुई उस तरीके से क्या LIU और लोकल इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी नहीं थी। रईस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सर्वे के दौरान ये बवाल हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान गई है। और अब हम बात करेंगे फोड़ा हार का ठीकरा। शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को महाराष्ट्र की हार और विधानसभा चुनाव परिणामों के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई, ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा तो महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ उसके जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस, आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे हुए थे जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया। आपको बता दें, डिक्वालिफिकेशन के बारे में अपनी जजमेंट नहीं दी। 40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठ गए। ये आपकी जिम्मेदारी थी, आप संविधान के रक्षक हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आपने निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई और नहीं करता। तो हार के बाद अब अपनी खीज निकालते नजर आए हैं संजय राउत। देखिए, महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले नहीं, बहुत ही शॉकिंग है। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी, कोई लहर नहीं थी किसी की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा? पूरा कैंपेन उनके खिलाफ चला, इसलिए कि महाराष्ट्र लूटने का पूरा एक कारस्तान यहाँ हो गया। यहाँ से पूरे उद्योग गुजरात में लेके हुए, इसलिए वोट दिया लोगों ने कि हमारा रोजगार गुजरात में मोदी जी लेके जा रहे हैं, चलो हम मोदी जी को वोट दे देंगे, इसलिए खुश है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। और अब हम बात करेंगे नहीं सुधर रहे प्रदूषण के हालात। दिल्ली में रविवार सुबह भी स्मॉग की मोटी परत छाई रही और हवा की गुणवत्ता जो थी वो काफी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हालांकि शनिवार शाम को दर्ज की गई गंभीर श्रेणी के मुकाबले रविवार को थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन अभी भी हालत जो है वो गंभीर है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने कम विजिबिलिटी और आंखों में जलन की शिकायत की है और इसे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक बताया। दिल्ली में रविवार सुबह भी स्मॉग की मोटी परत छाई रही और हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हालांकि शनिवार शाम को दर्ज की गई गंभीर श्रेणी के मुकाबले रविवार को थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी हालात गंभीर हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने कम विजिबिलिटी और आंखों में जलन की शिकायत की और इसे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक बताया। हम तो आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन ये देख के ऐसा लग रहा ना कि मतलब सांसें फूलती है और सांस में बिल्कुल अजीब सा लगता है कि हाँ मैं कहीं धुएं में तो नहीं गया, कचरा जला के रखा वैसे उस तरह का, और आंखों में जलन सा होता है। इस तरह से बहुत मतलब मैंने इससे पहले पोल्यूशन इतना पोल्यूशन कहीं भी नहीं देखा। मैं महाराष्ट्र में तो बिल्कुल खुली हवा में अभी मतलब सुबह का मौसम है, इस मौसम में एकदम आह्लाददायक वातावरण होना चाहिए, जबकि यहाँ पे मैं सुबह आया था घूमने के लिए। इतना पोल्यूशन है मतलब सामने के बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता है, बंदा 100 मीटर तक भी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा हो। नवंबर में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में पहुंचने की वजह से राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। ठंड के दौरान दिल्ली को पिछले कुछ सालों से प्रदूषण जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी मुख्य वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को माना जाता है। इन सभी कारणों की वजह से दिल्ली स्मोक की चादर से ढक जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर स्थिति है।
तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।